गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन से शुरुआत करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि ये होता क्या है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जैसा कि नाम खुद सजेस्ट करता है। अनकाउंटेबल मतलब दैट कैन नॉट बी काउंटेड। इसमें अगर आप जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, इस तरह से अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें 3 प्रकार के नाउन्स आते हैं। एक प्रॉपर नाउन, दूसरा मटीरियल नाउन और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तीनों अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होता है। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड अनकाउंटेबल हैं वो उसका हिंदी में हम लोग काउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दूं, जैसे आपने एक शब्द यूज करा, मैंने उसे एक सलाह दी। उसका एक सलाह, हमने सलाह के साथ एक लगा दिया और इस तरह से हमने उसको काउंटेबल फॉर्म में हमने यूज ले लिया। उसी तरह मुझे एक सूचना मिली है, सूचना एक, वहां पे भी आपने एक को लगा दिया और सूचना टर्म, जो इन्फॉर्मेशन जिसको हम अनकाउंटेबल मानते हैं इंग्लिश में, उसके आगे हमने एक का इस्तेमाल कर लिया। तो इन्फॉर्मेशन या एडवाइस जब इंग्लिश में हम बात करते हैं इसको, जिसका हिंदी सूचना और सलाह हुआ, तो सूचना और सलाह को हम एक लगा देते हैं उसके आगे और वो गलत नहीं माना जाता, वो सही माना जाता है। जबकि इंग्लिश में अगर आप इन्हीं के आगे एन एडवाइस लिखोगे या एन इन्फॉर्मेशन लिखोगे तो वो गलत माना जाएगा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज का होना है, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का होना है। फाइन। तो अनकाउंटेबल के नाउन के बारे में 2 सावधानियां हमें बरतनी है। कौन कौन सी सावधानी आप बरतोगे? पहले सावधानी जो है वो इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आप यूज करोगे, उसके बाद वर्ब का जो इस्तेमाल करोगे वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन, एन अनकाउंटेबल नाउन used as a subject takes a singular verb। बात बिल्कुल साफ है। यदि आपने किसी अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करा है एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यदि हमने अनकाउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। इसकी वजह ये होती है कि चूंकि अनकाउंटेबल को हम गिन ही नहीं सकते, तो ना ही तो उसका सिंगुलर फॉर्म होता है और ना ही प्लूरल फॉर्म। फाइन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिखा एन इंफॉर्मेशन, आपके a piece of information, a piece of information। अब ये हमने टर्म यूज करा हैज। अब यहां पे हमने इंफॉर्मेशन को सब्जेक्ट के तौर पे यूज में लिया। हैज बीन रिसीव्ड, रिसीव्ड, a piece of information has been received। दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। his luggage has been stolen। A luggage, his luggage has been stolen। अब यहां पे भी लगेज को भी अनकाउंटेबल है, ये इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है, इसीलिए इंफॉर्मेशन के बाद हमने हैज का इस्तेमाल करा जो कि सिंगुलर है। यहां पे हैव नहीं हो सकता इसकी वजह से, क्योंकि अनकाउंटेबल को एज अ सब्जेक्ट यूज करा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। लगेज भी अनकाउंटेबल नाउन है, उसका भी इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे करा है, इसीलिए इसके बाद जो वर्ब है वो भी क्या है? सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब का है। तो एक चीज हमने याद रखनी यहां पे कि अनकाउंटेबल नाउन को जब भी आप सब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल नहीं होगा। ये इसका 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट बात जो हमें अनकाउंटेबल के बारे में याद रखनी है वो क्या है? देखिए, दूसरी बात जो आपने याद रखनी है, अनकाउंटेबल्स एंड डिटर्मिनर्स की अगर हम बात करें, डिटर्मिनर्स पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डिटर्मिनर जो है एक
इंट्रोडक्टरी वर्ड इंट्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाने वाला एक शब्द है। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, जो किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करता है या उसको मॉडिफाई करता है, उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं, है ना। तो डिटर्मिनर एंड अनकाउंटेबल नाउन को हम समझते हैं, डिटर्मिनर एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हम लोग इस बात को जानते हैं और पिछले क्लास में मैंने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि जहां जहां डिटर्मिनर होगा उसके बाद आपको एक नाउन को लिखना होगा। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर नाउन के बारे में ही कुछ ना कुछ बोलता है, इसीलिए बगैर नाउन के डिटर्मिनर का कोई मतलब नहीं बनता। तो जब जब आप डिटर्मिनर लिखोगे तो कोई ना कोई नाउन आएगा। अब वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो कि कौन कौन से डिटर्मिनर आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। पिछले क्लास में जब हमने डिटर्मिनर को डिफाइन करा था उसमें मैंने बताया था कि डिटर्मिनर एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी भी नाउन के पहले प्लेस होता है और वो स्पेसिफाई करता है किस चीज को, उसके नंबर को, उसके क्वांटिटी को, उसके ओनरशिप को। तो इन सब चीजों को स्पेसिफाई करने वाले वर्ड को हम डिटर्मिनर बोलते हैं। फाइन। तो अब यहां पे जो हम यूज करेंगे, कौन कौन से डिटर्मिनर आप यूज कर पाओगे अनकाउंटेबल के पहले। फर्ज करो यहां पे हमने एक अनकाउंटेबल नाउन लिखा, अनकाउंटेबल नाउन मैंने यहां पे लिख दिया, लिखा। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले डिटर्मिनर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिटर्मिनर का यूज करिए, डिटर्मिनर यूज करिए। लेकिन कौन सा डिटर्मिनर आप यूज करोगे? यहां पे क्वांटिफायर यानी कि क्वांटिटी बताने वाला। अगर कोई डिटर्मिनर जो क्वांटिटी बताने वाला है तो बिल्कुल सही है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो डिटर्मिनर यूज करेंगे वो क्वांटिटी को बताने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है। उसी तरह से अगर दूसरा डिटर्मिनर की अगर आप बात करो अनकाउंटेबल नाउन के पहले, तो वो ओनरशिप की बात करने वाला हो सकता है, ओनरशिप की बात करने वाला भी हो सकता है। इसके बाद अब बड़े आराम से हम किसी अनकाउंटेबल को प्लेस कर पाएंगे, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे तीसरे कैटेगरी हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं, डिटर्मिनर, इसके बाद हमने नंबर्स को डिनोट करने वाला, नंबर यानी कि संख्या को बताने वाला। और फिर अगर हम उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन को लिखें यहां पे, अब ये रॉन्ग हो जाएगा। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, आप ओनरशिप वाला यूज करिए, आप क्वांटिटी वाला यूज करिए, नंबर वाला यूज नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी जो भी डिटर्मिनर है संख्या को बताने वाला, वो अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आ सकता है। कौन आ सकता है? क्वांटिटी वाला आ सकता है, ओनरशिप वाला आ सकता है, लेकिन नंबर को दर्शाने वाला जो डिटर्मिनर है वो अनकाउंटेबल नाउन के बाद नहीं आ सकता। इसका एक एक एग्जाम्पल करते हैं, मैं आपको बताता हूं, और उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जैसे आप देखो, पहले हमने बात करी क्वांटिटी की, आई गेव हिम सम मनी। मनी चूंकि अनकाउंटेबल है तो मनी के आगे हमने सम टर्म यूज करा, और सम किसके लिए यूज करें? यहां पे ये क्वांटिटी को दर्शाता है। ये डिटर्मिनर किस चीज की बात करेगा? ये क्वांटिटी की बात करेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका शुद्ध है, करेक्ट है। दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं, ही एक्टेड अपॉन माय एडवाइस। तो अब यहां पे एडवाइस जो है वो भी अनकाउंटेबल है, और उसके आगे जो हमने लगाया है वो ओनरशिप को दर्शाने वाला ये डिटर्मिनर है। तो ये जो डिटर्मिनर आपने यूज करा, ये कौन सा है बोलो? ओनरशिप वाला, मतलब पोजीशन बताने वाला, जिसको आप कहते हैं ना अधिकार बताने वाला, मेरा तुम्हारा। तो इस तरह से हमने अनकाउंटेबल के पहले ओनरशिप वाला यूज करा, ये करेक्ट है। क्वांटिटी वाला यूज करा, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ। अब हम तीसरा बात करते हैं, ही gave me an advice।
अब ये स्टेटमेंट जो अनकाउंटेबल नाउन है एडवाइस, उसके आगे हमने एन का इस्तेमाल करा जो कि नंबर्स की बात करता है, 1 2 3 4 5 संख्या की बात करता है। तो ये अब गलत हो गया, क्योंकि आप हम लोग हिंदी में भी इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हिंदी में हम कभी बोल सकते हैं 1 पानी देना, या 2 पेट्रोल देना, 3 डीजल देना, 4 गेहूं देना, 5 आटा देना, ऐसा हम बोलते नहीं है। आपको कोई न कोई यूनिट लगाना पड़ता है। जैसे अगर आपने बोला 1 पेट्रोल, तो 1 पेट्रोल नहीं बोल सकते आप, क्यों? पेट्रोल अनकाउंटेबल है। तो हमने एक वहां पे फिर एक यूनिट यूज करते हैं, लीटर, और लीटर एक नाउन है, तो हम बोलते हैं 1 लीटर पेट्रोल देना। उसी तरह आपने बोला पानी देना 2, तो 2 लीटर पानी देना। 2 लीटर के साथ आता है, पानी के लिए नहीं आता। 2 लीटर क्या चीज का? दूध का, कि पानी का, कि पेट्रोल का, क्या? तो आपने 2 के बाद यूनिट यूज करा जो कि नाउन हुआ, ठीक है ना। उसी तरह से हम बोल सकते हैं 2 गेहूं, 2 गेहूं बोलेंगे गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे 2 किलो, 2 क्विंटल, 2 टन, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो कोई ना कोई यूनिट, तो किलो या क्विंटल या टन, ये जो हम शब्द यूज कर रहे हैं ना, वो एक नाउन हुआ जो 2 के साथ लगा या 5 के साथ लगा, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमें 2 पेट्रोल दे दो, 2 पानी दे दो। तो हम हिंदी में जिस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या नहीं लगाते हैं, डिटर्मिनर, जो संख्या बताने वाला डिटर्मिनर नहीं लगाते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का जो हमने इस्तेमाल करा, ये गलत हुआ। और इसीलिए ये सेंटेंस भी क्या हुआ? गलत हुआ। यानी कि यहाँ पे जो हमने लगाने की कोशिश करी है, कौन सा डिटर्मिनर? नंबर को दर्शाने वाला। और नंबर को दर्शाने वाला डिटर्मिनर आप लगा नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ये यहाँ पे हमने साफ शब्दों में देखो लिखा हुआ है कि यदि आपने अनकाउंटेबल नाउन लिया तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले डिटर्मिनर आएगा, लेकिन संख्या बताने वाला नहीं आएगा। ओनरशिप बताने वाला आ जाएगा, क्वांटिटी बताने वाला आ जाएगा, लेकिन संख्या बताने वाला नहीं आएगा। और आई गेस ये एकदम क्लियर हो चुका है। अब एक नई बात यहां से हम लोग शुरू करते हैं। नई बात क्या है मैं बताता हूं आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक नई बात बताता हूं। अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि भैया ये कैसे? हिंदी में तो हम बोलते हैं एक सलाह या एक इंफॉर्मेशन, हम बोलते हैं इस तरह से, या एक बैगेज चोरी होगा, एक लगेज चोरी होगा, हम बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो बात हो रही है वो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की हो रही है। और इन दोनों में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल में हम लेते हैं, या लिखे हम फॉर्मल इंग्लिश में भी, हिंदी में भी हम बहुत से ऐसे शब्द यूज में ले लेते हैं जिसको हम काउंटेबल मान लेते हैं। और जैसे आपने बोला 1 ईंट, तो 1 ईंट हम बोल देते हैं। उसी तरह आप बोल देते हैं 1 साबुन, 1 साबुन भी हम बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो क्या है ना, ईंट को और साबुन को अनकाउंटेबल माना जाता है। जिस तरह से हमने एडवाइस के बारे में बोला, जिस तरह से हमने इंफॉर्मेशन के बारे में बोला, मनी के बारे में बोला, उसी तरह से ब्रिक है या ब्रेड है या और भी बहुत सारे जो शब्द हैं जिसको हम लोग हिंदी में हम काउंटेबल मानते हैं, जबकि इंग्लिश उसको क्या मानता? अनकाउंटेबल मानता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ना, वो वर्ड्स बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। हमें आप सबको उन वर्ड्स को, प्रिपरेशन जो कि आप सब लोग एसएससी का कर रहे हैं या बैंकिंग का, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कर रहे हैं आप, उसके लिए उसके दृष्टिकोण से उन वर्ड्स को विशेष ध्यान रख दीजिए और उसको समझिए कि वो वर्ड्स क्या क्या है और उनको ध्यान में रखना है। मैं उसका लिस्ट आपको प्रोवाइड करता हूं। A list of uncountables. A list of uncountable nouns। इसमें मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बता देता हूं। और इसमें वो नाउन्स हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, अनकाउंटेबल नाउन का ये मतलब नहीं है कि ये मैं लिस्ट दे रहा हूं, यही कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन होता नहीं है। नो, मैं फिर से दोहरा देता हूं। अनकाउंटेबल नाउन में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, मटीरियल, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 3 नाउन जो हैं ये ऑलरेडी किस कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आते हैं। ये बात आप पहले से भी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी इस बात को दोहराया हुआ है। अभी भी मैं इस बात को आपको इस सेशन में मैं आपको दोहरा के बता दे रहा हूं कि ये तीनों तो अनकाउंटेबल होते ही होते, लेकिन इसके अलावा
जो कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, जिसको हिंदी में हम लोग काउंटेबल मानते हैं लेकिन इंग्लिश में वो अनकाउंटेबल होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो मैं पहले लिख देता हूं, एडवाइस, ब्रिक, ब्रेड, बिजनेस। उसके बाद है आपका क्रॉकरी, ड्रेपरी, एविडेंस, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरसाइज। उसके बाद आपका होता है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद है इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, ज्वेलरी के बाद है आपका नॉलेज, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के बाद है ग्रीनरी, उसके बाद है मनी, मनी के बाद न्यूज, पोएट्री, पोएट्री के बाद है आपका पेपर, स्टेशनरी, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, उसके बाद है आपका स्टोन, स्टोन के बाद सीनरी, सीनरी के बाद है वर्क, वर्क, उसके बाद है वेदर। तो ये जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, इसको जो हमने इंक्लूड करा, तो प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा, इनके अलावा ये कुछ एक वर्ड्स हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि इतना ही वर्ड्स है, इसके अलावा एक दो और वर्ड, चार वर्ड्स हो सकते हैं जो अभी हमने इसको इंक्लूड नहीं करा। तो ऐसे भी और आपको एक आध वर्ड्स ऐसे पढ़ने को मिल सकता है। तो इन वर्ड्स को हम कैसे क्या मानेंगे, इनको आप क्या मानोगे, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या माने जाएंगे, अनकाउंटेबल। इनको हमने कैसे ट्रीट करना है, इनको हमें अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करना है। और अनकाउंटेबल के लिए हमने दो बातें याद बताई आपको। पहली बात, अनकाउंटेबल्स को यदि इन सारे वर्ड्स को, ये सारे शब्द हैं, इन सारे शब्द को यदि हमने यूज में लिया, और इनको जो हम यूज में लेंगे एज ए सब्जेक्ट, तो बताइए इसके बाद वर्ब कैसा आने वाला है, सिंगुलर। अभी हमने करा है कि इनको यदि आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, एक बात। दूसरी बात, इनके साथ हमें जब भी हम इनको यूज में लेंगे, एक बहुत बड़ी सावधानी हमें रखनी होगी। और वो सावधानी क्या है, वो सावधानी है कि हमें जब भी इनको यूज में लेना है, और इनके साथ यदि हमें डिटर्मिनर को यूज में लेना है, इनके साथ साथ डिटर्मिनर हम यूज में लेंगे, तो कौन सा डिटर्मिनर इनके साथ लगा सकते हैं और कौन सा नहीं लगा सकते। इनके साथ हम लगा सकते हैं ओनरशिप वाला डिटर्मिनर, इनके साथ हम लगा सकते हैं क्वांटिटी को दर्शाने वाला डिटर्मिनर, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा, इनके साथ हम क्या नहीं लगा सकते, हम इनके साथ नहीं लगा सकते नंबर्स को बताने वाला डिटर्मिनर। इनके साथ हम आर्टिकल लगा सकते हैं, आप इनके साथ आर्टिकल द, डेफिनेट, जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो आप लगा सकते हैं।
डेमोन्स्ट्रेटिव्स लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला वर्ड्स जैसे दिस दैट ये लगा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या मेनी, फ्यू, सेवरल ऐसे जो टर्म्स हैं वो आप इनके साथ नहीं यूज कर पाएंगे। अब मैं आपको इसका एक दो को एग्जाम्पल देता हूं, फिर एक सवाल बनता है हमारे दिमाग में, हम उसको भी लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी ना, उसने मुझे एक सलाह दी, तो हिंदी में तो हम बोल सकते हैं उसने मुझे एक सलाह दी, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अब आप इसको इंग्लिश में पहले लिखोगे, आप अपने हिसाब से अगर आप इस बात को लिखना चाहोगे। बहुत से लोग इसको करेक्ट तरीके से भी यूज में लेते हैं, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होता है तो वो बच्चे यूज में लेते हैं आई गेव हिम एन एडवाइस। उनको लगता है एन मतलब एक, एडवाइस सलाह के लिए हो गया, और फुल स्टॉप और करेक्ट हो गया। उन बच्चों को शायद ये मालूम नहीं है कि एडवाइस को हमने तो गिन लिया, लेकिन अंग्रेज लोग यानी कि इंग्लिश ग्रामर इसको नहीं गिनता, उसको अनकाउंटेबल मानता है, तो इसलिए इसको हमेशा अनकाउंटेबल के तौर पे हमें ट्रीट करना होगा। तो अब आप देखो, अगर आपने लिखा आई गेव हिम एन एडवाइस, तो ये हुआ रॉन्ग। अब हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके रॉन्ग होने की वजह क्या है। इसके रॉन्ग होने की वजह है कि ये अनकाउंटेबल है, और इसके आगे हमने डिटर्मिनर लगा दिया, और कौन सा डिटर्मिनर लगा दिया, संख्या को बताने वाला लगा दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब इंग्लिश ग्रामर क्या रिकमेंड करता है, इंग्लिश ग्रामर सही कैसे मानेगा इसको, तो एक का मीनिंग, ये एक के मीनिंग के लिए हमने ए या एन यूज या वन यूज नहीं करना है। हाँ, एक के मीनिंग के लिए यहाँ पे हम एक फ्रेज यहां पे लगाएंगे। देखिए कैसे, आई गेव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, इसको करेक्ट माना गया। अब मतलब एन की जगह हमने एक फ्रेज यूज करा है यहां पे, अ पीस ऑफ, और ये हो गया करेक्ट, ये हो गया करेक्ट, और इसीलिए सेंटेंस हो गया करेक्ट। देखिए फर्क साफ है, यहां पे एन नहीं आएगा, एन की जगह अ पीस ऑफ। उसी तरह अब आपको दूसरा एग्जाम्पल देखा, शी हैज हैड 2 breads for breakfast. गुड, ब्रेकफास्ट में उसने 2 ब्रेड्स खाए। अब देखिए 2 ब्रेड्स, अब हमने लिखा ब्रेड्स और फिर हमने लिखा 2। ओके, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फाइन। अब आप देखो यहां पे हमने लिखा ब्रेड्स, अब ब्रेड्स लिखा। अब पहली बात, जब ये हमने अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको गिन ही नहीं सकते। सो अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं हुआ, पहली बात। तो पहली गलती क्या हुई, पहली गलती हुई कि ब्रेड के साथ हमने एस का प्रयोग कर लिया, तो हम ये काटेंगे पहले। भाई अनकाउंटेबल है तो आप गिन नहीं सकते ना, इसका प्लूरल कैसे बनाओगे, एडवाइसेस थोड़े लिख पाओगे, इंफॉर्मेशंस नहीं लिख पाओगे, लगेजेस, बैगेजेस, इस तरह से वर्ड्स नहीं लिख सकते, क्यों, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर एंड प्लूरल होने का कोई सवाल ही नहीं बनता। आपने यहां इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करी तो गलत हुआ। ओके, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है भैया जब इसको हम गिन ही नहीं सकते तो इसका आगे आपने 2 कैसे लगा दिया, तो ये भी गलत हुआ। तो दो गलती हुई। पहले हमने अनकाउंटेबल को सिंगुलर या प्लूरल बनाने की कोशिश करी है एस या ईएस लगा के, जो गलत हुआ। दूसरी गलती, इसके आगे हमने नंबर्स को लिख के इसको हमने काउंटेबल के तरह से ट्रीट करने की बात करी, जो अगेन गलत हुआ। तो अब इसके लिए हम इंग्लिश ग्रामर क्या रिकमेंड करता है वो आप देखो। शी हैज हैड 2 slices of bread, 2 slices of bread for breakfast. अब जो है ये जो टर्म हमने यूज करा, 2 की जगह पे 2 slices of bread, 2 ब्रेड की जगह, 2 ब्रेड की जगह हमने यूज करा 2 slices, यानी कि 2 की जगह 2 slices of bread। तो ये फ्रेज आपको यूज करना होगा, और ये हुआ करेक्ट, जबकि ये क्या था, ये गलत था और ये करेक्ट हुआ। तो ये सेंटेंस भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। 2 slices of bread for breakfast।
मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब जैसे हमने एक बात करी ना, पिछले स्लाइड में शायद हमने सोप नहीं लिखा था, इसमें एक वर्ड हम फिर से ऐड करते हैं, एक होता है साबुन, जिसको आप साबुन कहते हो, इसको ऐड करेंगे सोप, साबुन को। अब जैसे आप मान लो साबुन लेने गए, तो इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, साबुन लेने गए, तो हमने बोला कि एक साबुन मुझे देना, दुकानदार से बोला मैंने 2 साबुन देना। उसके लिए आप इंग्लिश क्या यूज करोगे, गिव मी 2 सोप्स। और अभी हमने लिखा है कि सोप भी क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। फाइन, सोप भी अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। हमने यहां पे क्या करने की कोशिश करी है, हमने इसको काउंटेबल बनाने की कोशिश करी है और हमने लिखा है सोप्स। तो पहली गलती क्या हुई, अनकाउंटेबल के साथ एस या ईएस का प्रयोग कैसे करा आपने, तो एक गलती तो ये हुआ। दूसरी गलती जो है इसमें वो है, दूसरी गलती जो हमने यहां पे करा वो 2 लगा दिया है। तो जब अनकाउंटेबल है भाई तो 2 कैसे लगा सकते हो आप इसको, तो ये गलत हुआ। तो अब ग्रामर इसको शुद्ध कैसे करता है, शुद्ध कैसे आपने करना है, ग्रामर क्या बोलता है, ग्रामर बोलता है कि यहां पे आप लिखो गिव मी 2 बार्स। तो देखो जैसे आपने 2 बार्स लिखा ना, तो बार्स काउंटेबल है, बार या केक भी आप यहां पे लिख सकते हो। तो बार काउंटेबल है, तो 2 बार्स टर्म एकदम करेक्ट हुआ। अब आप बोले 2 बार्स किसका, तो 2 बार्स ऑफ सोप। अब देखिए यहां पे सोप आ गया, हमने यहां पे इसको प्लूरल बनाने की भी कोशिश नहीं करी। अगर हम अनकाउंटेबल को प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल शर्तिया गलत हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट, ऊपर वाला स्टेटमेंट रॉन्ग था, जबकि नीचे वाला स्टेटमेंट एकदम राइट है, करेक्ट है। इनकरेक्ट और करेक्ट, ये करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि 2, अब देखिए मीनिंग बिल्कुल क्लियरली कन्वेड है, साफ साफ तरीके से। 2 साबुन का इंग्लिश बनेगा 2 बार्स ऑफ सोप, ना कि 2 सोप्स, बिल्कुल गलत। एक एडवाइस, एक सलाह का इंग्लिश बनेगा अ पीस ऑफ एडवाइस, ना कि एन एडवाइस। ठीक उसी तरह से 2 ब्रेड का इंग्लिश 2 ब्रेड्स कभी नहीं, करेक्ट इंग्लिश बनेगा 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, और एकदम करेक्ट। एक आध एग्जाम्पल हम अभी इस पे और करेंगे, बड़े बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेते हैं। अब देखो इसमें क्या हमने यूज करा, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स जो टर्म हमने यूज करा ये गलत हुआ। अब आप लोग खुद बताओ ये गलत क्यों हुआ, इसको हम गलत क्यों मानेंगे। तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि आप पहले से भी जानते होंगे कि हाउस एक प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट, और हाउस काउंटेबल है। हम गिन सकते हैं कि इस मोहल्ले में 50 या 500 या 5000 हाउसेस हैं। तो हाउस जो है वो काउंटेबल शब्द है। ओके, अब हम बात करते हैं हाउस जब एक फिनिश प्रोडक्ट है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल के तौर पे हमने यूज करा ना, उसको हम क्या नाम देते हैं, मटेरियल नाउन। और अभी अभी हमने दोहराया है कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो उसी हिसाब से, और हमने लिख भी दिया था भी आपको, ब्रिक और स्टोन हमने जो लिस्ट प्रोवाइड करी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द है ना जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हम बोलते हैं 500 ईंट देना, अब 500 ईंट देना हम लोग खरीदने जाते हैं ना ईंट को, हम इसी तरह से बोलते हैं कि 500 ईंट दे दो भैया, अब वो दे देता 500 ईंट, जबकि इंग्लिश ग्रामर इस बात को सही नहीं मानता है। तो ये जो सेंटेंस आपने यूज करा ना, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमने इसको मटेरियल नाउन के तौर पे यूज करा, इसीलिए एस कटेगा यहाँ पे भी एस कटेगा। चूंकि ब्रिक और स्टोन ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए आप एस को काट दीजिए। अब ये सेंटेंस जो है सही हो गया, जब हमने एस को काट दिया तो ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, एंड दैट्स करेक्ट इंग्लिश। एस को काट दोगे आप और ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
वैसे दूसरे एग्जाम्पल में इसी पे देता हूं. He purchased 200 bricks. अब ये रॉन्ग हो गया. He purchased 200 bricks रॉन्ग हुआ. ये सेंटेंस पूरा का पूरा रॉन्ग हुआ. अब रॉन्ग होने की वजह देखिए क्या है. इसके रॉन्ग होने की वजह है कि यहाँ पे हमने अनकाउंटेबल ब्रिक में एक पहली बात तो एस लगाया. एक गलती तो ये हो गई इसकी. दूसरी गलती हो गई कि इसके आगे हमने 200 टर्म इसको गिनने की हमने कोशिश करी. अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते. ना ही हम इसका प्लूरल या सिंगुलर प्लूरल फॉर्म बना सकते और ना ही इसके आगे जो हमने डिटरमिनर लगाया है, ये देखिए 200 यहाँ पे डिटरमिनर के तौर पे काम कर रहा है. दोनों मिलके इनफैक्ट 200 अब यहाँ पे हमने एक डिटरमिनर के तौर पे यूज करा और अनकाउंटेबल के आगे डिटरमिनर का प्रयोग हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि संख्या बताने वाला डिटरमिनर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे अगर ये नंबर ये क्वांटिटी बताने वाला होता, क्या पोजीशन बताने वाला होता तो करेक्ट होता. लेकिन चूंकि ब्रिक्स है तो ब्रिक्स के साथ जो है हम यहाँ पे नंबर का प्रयोग करके हमने इसको गलत बना दिया. तो इसकी वजह से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हुआ. अब अगर हम इसको ग्रामर के हिसाब से करेक्ट करें तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए पीसेस हमें लिखना होगा 200 पीसेस ऑफ ब्रिक. ब्रिक्स तो आप कर ही नहीं सकते. 200 पीसेस ऑफ ब्रिक. और अब ये 200 की जगह हमने क्या लिखा, 200 पीसेस और करेक्ट इंग्लिश. तो मेरा ख्याल है कि ये चीज क्लियर हो गया. एक बार हम पीछे आपको और दोहरा देते हैं. देखिए हमने क्या लिखा है इधर. एडवाइस के साथ हम कैसे सिंगुलर के लिए अ पीस ऑफ, और अगर आपको मान लो 5 एडवाइस की बात करनी है तो 5 पीसेस ऑफ. यहाँ पे हमने 2 ब्रेड्स के लिए 2 स्लाइसेस लिखा है, 2 बार्स ऑफ सोप लिखा है. इस तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड पे आए. एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ. अगर जैसे हमने अनकाउंटेबल के लिस्ट में एक टर्म यूज करा है पेपर, तो पेपर को भी क्लियरली आप समझ लो. पेपर का यहाँ पे मतलब है ब्लैंक शीट, यानी सादा कागज नहीं होता A4 काला या A3 साइज का जिसपे हम कुछ लिखने के लिए टाइप करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम पेपर बोलते हैं. ऐसे न्यूज़पेपर जब डॉक्यूमेंट होता है, न्यूज़पेपर्स आप बोल सकते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन ब्लैंक जो है सादा कागज उसको हम पेपर्स नहीं बोलते. तो अगर हमने बोला एक सेंटेंस, आई नीड अ पेपर. यहाँ पे आप पेपर मतलब आप बताना चाह रहे हो वो एक ब्लैंक शीट जिसपे हम आपने कुछ लिखना है. तो ये स्टेटमेंट, ये जो सेंटेंस आपका है ये रॉन्ग हुआ. इसके रॉन्ग होने की वजह जो है वो है कि यहाँ पे हमने यूज में लिया है आ. जो डिटरमिनर पेपर के आगे आप लगा सकते हो, अनकाउंटेबल के आगे हम डिटरमिनर लगाएंगे. सावधान रहना है, संख्या वाला नहीं लगा सकते. ये आपने संख्या वाला लगाया इसलिए रॉन्ग हुआ. आपने लिखना चाहिए आई नीड अ शीट ऑफ. तो आ की जगह अ शीट ऑफ पेपर. अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एकदम फिट, एकदम कोई दिक्कत नहीं है. तो मेरे ख्याल से हम लोग समझ गए. अच्छा अगर आपको 2 शीट चाहिए, 5 शीट चाहिए तो क्या लिखोगे, आई नीड 5 शीट्स. जैसे मैं इसको वो भी लिख ही देता हूं, आई नीड 5 शीट्स ऑफ पेपर. एंड ये स्टेटमेंट आपका हो गया करेक्ट. तो कुल मिला के हमने जिस बात पे फोकस करा आज के इस सेशन में वो हमारा ये है कि अनकाउंटेबल को जब भी हम डील करें, हैंडल करें, बहुत सावधानी बरतनी है. 2 बातें हमेशा ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म आप नहीं बना सकते हैं. अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है. उसको जब हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे हमेशा वर्ब सिंगुलर लेगा. और अनकाउंटेबल में एस या ईएस लगा के आप कभी उसको प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें, वो बनता नहीं है, वो गलत हो जाता है. और दूसरी बात कि अनकाउंटेबल और डिटरमिनर्स का जब हम बात करेंगे तो अनकाउंटेबल के पहले डिटरमिनर लगता है, लेकिन कौन सा डिटरमिनर नहीं लगता है, वो है संख्या को बताने वाला डिटरमिनर नहीं लगता है. बाकी पोजीशन यानी ओनरशिप या क्वांटिटी को बताने वाला
लगा सकते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोज का प्रयोग कर सकते हैं, ये सब बिल्कुल सही होगा, लेकिन संख्या वाला आप नहीं लगा पाओगे। मेरा ख्याल है ये चीज यहां तक हमने क्लियर कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है बच्चों, हम जो पढ़ेंगे वो नाउन में, आप ये वाला हमने कुछ छोटी 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 बेसिक बातें बता दी जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके अंदर शुरू करेंगे नाउन एंड द नंबर। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा ना सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, अभी हमने इसमें बहुत सारी बातें भी करी। अब नाउन एंड द नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें 3-4 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक की, हम नाउन के अंदर का एक टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको आप कह सकते हो, वो उसको हम स्टार्ट करेंगे, नाउन एंड द नंबर्स। नंबर्स, इसको हम शुरुआत करेंगे। फाइन। अब देखो, नाउन एंड द नंबर्स में हम सब लोग जानते हैं ना, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। हिंदी में हम बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन होता है। फिर अब बोलोगे यहां पे क्या हम लर्न करने वाले हैं, या सवाल किस तरह से बनते हैं एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको हम समझते हैं। देखो, ऐसा होता है कि पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताता हूं, पहला कॉन्सेप्ट वो ये कि बहुत बच्चों को ये बात मालूम भी होगा, बहुतों को शायद ये बात मालूम ना हो, कि सिंगुलर एंड प्लूरल जो फॉर्म एक वचन या बहुवचन होता ना, तो हम एस या ई एस लगा के, पिछले सेशन में हमने पिछले स्लाइड में इस बात को डिस्कस करा हुआ पिछले क्लास में, कि आप एस या ई एस लगा के बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ जगहों पे हमने बताया था आपको कि आप कुछ वर्ड को हटा के, कुछ लेटर्स को, एक वर्ड में कुछ लेटर, आखिरी का कुछ लेटर को हटा के उसकी जगह पे दूसरा कोई लेटर लगा दोगे और वो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। जैसे आपने लिखा था क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन में आखिरी के 2 लेटर्स है ना, ओ ऑन, उसको हटा के नया एक लेटर लगाना है आपने, ए, तो बना क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियन का प्लूरल बना क्राइटेरिया। ठीक इसी तरह से फिनोमिनन, फिनोमिनन में आखिरी के 2 लेटर्स ओ ऑन, ओ एंड एन को हटा के हमने वहां पे क्या लगाया, ए, और बना फिनोमिना। तो फिनोमिनन का प्लूरल बना फिनोमिना। उसी तरह से डेटम, डेटम में आखिरी के 2 लेटर यू और एम को हटाया और वहां पे क्या लगाया, ए लगाया, तो डेटम का प्लूरल क्या बना, डेटा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का हमने कॉन्सेप्ट को लर्न करा हुआ, हमने आपको पहले भी बता दिया है, आप लोग पहले से भी जानते हो। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज हम लर्न करेंगे वो ये कि कुछ एक, अब यहाँ पे हम काउंटेबल्स की पहले बात करते हैं, काउंटेबल नाउन्स। देखो भाई, अगर हमने सिंगुलर एंड प्लूरल लिखा है तो ये अनकाउंटेबल तो हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल को हम गिन ही नहीं सकते हैं, तो फिर एक वचन और बहुवचन होने का कोई सवाल नहीं। यहाँ पे जो भी होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, यहाँ पे जो काउंटेबल होगा उसको कुछ पहला कैटेगरी, इसमें जो पहला कैटेगरी होता है हम उसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, फिर से मैं दोहराता हूं, नाउन एंड द नंबर्स में हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे। उसमें एक ऐसे कुछ एक काउंटेबल नाउन्स है, कुछ एक काउंटेबल नाउन्स है जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। जिस एग्जांपल के तौर पे आप यहीं पे आप देखो, एक टर्म है डियर और दूसरा टर्म है शीप। डियर का मतलब होता है हिरण और शीप का मतलब होता है भेड़। तो आप डियर को गिन सकते हैं, ये इतने जंगल में देखो, यहाँ पे मैदान में इतने डियर हैं या इतने शीप है, बिल्कुल गिन सकते हैं, ये बिल्कुल काउंटेबल है। इसलिए इनका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म पे हम इसको यूज में ले रहे हैं, सिंगुलर। लेकिन सवाल क्या बनता है, जैसे हमने एक बात बोला लड़का, बॉय, तो बॉय का प्लूरल बॉयज बनता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स बनता है। लेकिन अगर हमने डियर और शीप को यूज में करा सिंगुलर एंड प्लूरल के फॉर्म में, तो सिंगुलर में भी डियर है या शीप है, और यहाँ पे प्लूरल में भी डियर्स नहीं है, ये भी डियर है या फिर शीप है, शीप। आप यहां एस नहीं लगाएंगे, एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे दोनों एक जैसा दिखता भाई, बिल्कुल दोनों एक जैसा दिखता है। इसके आगे जो डिटरमिनर आप लगाओगे, चूंकि ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल क्या दे, तो आप संख्या लिख सकते हैं ना, वो डिटरमिनर जो नंबर्स को बताता है वो हम लिख सकते हैं। आप बोल सकते हो आ डियर, आप बोल सकते हो आ शीप, और आप बोल सकते हो 5 डियर या 5 शीप। तो हमने अगर इसी एक सेंटेंस में आप बताता हूं,
आई सॉ अ डियर, आई सॉ 5 डियर्स। अब ये रॉन्ग हो गया, अब ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया बोलिए? अब ये रॉन्ग सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने देखो यहां पे हमने सिंगुलर नंबर में लिया, यहां पे हमने प्लूरल नंबर में लिया, फाइन। इसके बाद सिंगुलर नंबर आना चाहिए नाउन, तो सिंगुलर नाउन डियर है और स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, बिल्कुल प्लूरल आना चाहिए क्योंकि 5 प्लूरल है, तो यहां पे भी प्लूरल आना चाहिए। तो देखिए डियर का प्लूरल क्या होता है? डियर होता है, ना कि डियर्स होता है। मतलब यहाँ पे हमें एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने सीधे 5 के बाद डियर लगा के फुल स्टॉप लगा देना है। अब ये करेक्ट हो गया, यानी कि 8 डियर भी करेक्ट है और 5 डियर करेक्ट है, 2 डियर करेक्ट है, सम डियर करेक्ट है, मेनी डियर करेक्ट है। आप वहां पे एस नहीं लगा सकते, अगर एस लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एकदम एक जैसा होता है, उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। और पता कैसे चलेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है? तो डिटरमिनेंट जो हमने यहाँ पे यूज करा ना, इससे पता चलता है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो आपको मैं एक लिस्ट देता हूं अभी लिख के, जिससे आपको ऐसे नाउन्स जो कि सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक जैसे होते हैं। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आपके, शिप, शिप और डियर। बाकी के कुछ एक वर्ड्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लिख देता हूं। लिख लिए आप लोग, इसको कॉपी कर लीजिए। नाउन्स विद द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म alike, the singular and the plural form alike। इसका मतलब हुआ यह नीचे उन नाउन्स का लिस्ट है जिनका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म एक जैसा होता है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, डियर, शीप जिसको भेड़ कहते हैं, स्वाइन, सैमन, सैमन एक फिश होता है, कोड या ट्रॉट, ये सब फिश के नाम है, फिश होता है सैमन, फ्रेश वाटर फिश, सैमन, कोड, ट्रॉट। उसी तरह से और भी बहुत सारी टर्म्स है, जैसे मैनकाइंड, वर्मिन, उसके बाद है आपका ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग के बाद है सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मेन्स। उसी तरह आप यूज कर सकते हो हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, है ना। तो इस तरह के कुछ एक वर्ड्स, इनिंग्स एक टर्म है, इनिंग्स जो क्रिकेट में हम लोग बार बार हम क्रिकेट में यूज में लेते हैं, इनिंग्स। तो ये सारे के सारे वर्ड्स, इसके अलावा 1-2 वर्ड्स और हो सकते हैं। ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखा हो, अब आप एक बात में बताओ, इनिंग्स इनिंग्स ही रहना है, चाहे हम सिंगुलर लिखे या इसके बाद एन लगा हो या इसके बाद टू लगा हो, ये हमेशा इनिंग्स लिखा जाएगा। उसी तरह हेडक्वार्टर्स के आगे आप कुछ भी लगाओ, ये हमेशा हेडक्वार्टर्स रहेगा, हेडक्वार्टर कभी नहीं होगा। अगर हेडक्वार्टर लिखोगे आप, वो रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगा। उसी तरह स्पीसीज, सीरीज, मीन्स या और भी वर्ड्स जो भी है, इसमें एस लगा हुआ होने के बावजूद अगर हम सिंगुलर फॉर्म में भी लिखेंगे तो स्पीसीज लिखेंगे, हम मीन्स लिखेंगे, हम एस, ऐसा नहीं कि इसमें से हम एस को हटा दें, सिंगुलर है तो इसके आगे इसमें से एस को हटा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो वर्ड्स है, अगर इनके पहले आपने 5 लिखा या 10 लिखा या 20 लिखा, तो ये नहीं है कि इसके सामने आप एस लगा के इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करो, दैट वुड बी रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं इसमें से 1-2 एग्जाम्पल देता हूं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे आपने यहां पे यूज में लिया इनिंग्स में, तो ही स्कोर्ड
560 runs, 569 runs in 6 innings. अब देखिए 6 लिखा, अब 6 के बाद हमने इनिंग्स लिखना है, इनिंग्स होगा और he scored 90 runs in 1 innings. अब देखो यहां पे ये नहीं लिख रहा है कि 1 inning कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगा. in 1 innings ही लिखना पड़ेगा हर हालत में, innings. ठीक है ना. उसी तरह से मैं आप बताओ. अब जैसे मैंने कहा सम मतलब कुछ, सम शीप्स नहीं करना है, सम शीप्स करोगे आप, रॉन्ग हो जाएगा. सम शीप वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग फुल स्टॉप. कुछ शीप चर रहे थे, इस तरह से. तो यहां पे हमने देखो ना, सम के बाद क्या लिखते हैं हम, काउंटेबल है तो प्लूरल आना चाहिए. ये प्लूरल है, ये शीप जो हमने लिखा है ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन चाहे हम सिंगुलर लिखें चाहे हम प्लूरल लिखें, ये शीप का शीप ही रहना है. यहाँ पे आपने 90 रन्स लिखा है और फिर लिखा है 1 जो फर्स्ट एक सिंगुलर है, तब भी हमने इनिंग्स लिखा है. यहाँ पे हमने लिखा है 6, फिर भी हमने यहाँ पे इनिंग्स टर्म लिखा है. तो इस तरह से हमें ये जो टर्म्स हमने आपको बताया, हम एक बार फिर से चलते हैं पिछले स्लाइड पे. अब आप देखो जितने वर्ड्स हमने लिखे हैं, नाउन्स जितने, सब के सब काउंटेबल हैं. और ये सिंगुलर के साथ इनके आगे डिटर्मिनर आप नंबर वाला लगा सकते हो. काउंटेबल में आई मीन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, 1 लगाओ या 2 लगाओ या 5 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको. लेकिन आप इसको चेंज मत करिए, माना ये नहीं कि एस हटा दिया, इसमें एस जोड़ दिया, इसमें एस जोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ये सिर्फ इसी तरह ये सिंगुलर फॉर्म लिखो या प्लूरल लिखो, ये ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं. इस बात का विशेष ध्यान रखने की हमें जरूरत है. तो मेरा ख्याल है कि ये हमने सफलतापूर्वक आपको समझा दिया. अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.